एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अकाउंटेंसी से रिलेटेड कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। तो आज हम लोग उसका पार्ट 2 कवर करने वाले हैं, जहां पे हम लोग और भी उसी तरह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर अप करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये जानने में कि आखिर किस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। साथ ही आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिससे आपको क्वेश्चन के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं सर्च करके अपना टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रही हूँ। अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड भी मैंने कई सारे वीडियोस बना रखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके वो वीडियोस ज़रूर देख लीजिए, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हेन कंपनी रिजर्व्स पार्ट ऑफ इट्स कैपिटल टू बी कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, इट इज़ नोन एज रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, अनकॉल्ड कैपिटल या फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। When company reserves part of its capital to be called up at the time of winding, it is known as। जब कंपनी जो है वो क्या करता है कि अपना कैपिटल का कुछ पार्ट को वो रिजर्व करके रखता है, तो कि क्या हो सके वाइंडिंग अप के टाइम पे उसको कॉल किया जा सके, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं। जैसे क्या होता है कि कंपनी के पास बहुत सारा कैपिटल होता है। क्या होता है, कंपनी के पास कैपिटल होता है, तो कैपिटल का कुछ पार्ट वो क्या करके रखता है, वो कैपिटल का कुछ पार्ट वो रिजर्व करके रखता है, ताकि जब कंपनी का वाइंडिंग अप हो, जब कंपनी वाइंड हो तो उस समय उसको कॉल्ड अप किया जा सके। तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन से ही ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा रिजर्व कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे कंपनी जो है अपना कैपिटल को क्या कर रहा है, रिजर्व कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिजर्व कैपिटल। क्लियर है। ये क्या होता है, बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी में भी इसको मेंशन किया जाता है। ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है कि बैलेंस शीट, जो कंपनी का बैलेंस शीट बनता है, उसमें भी इसको मेंशन किया जाता है। अब बैलेंस शीट के किस साइड में रिजर्व कैपिटल को मेंशन किया जाता है, किधर किस साइड में डाला जाता है, आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट मीन्स डिविडेंड डिक्लेयर्ड बट नॉट क्लीन्ड बाय शेयर होल्डर्स। ये क्लीन्ड नहीं, क्लेम्ड होना चाहिए। डिविडेंड डिक्लेयर्ड बट नॉट क्लेम्ड बाय शेयर होल्डर्स। ऑप्शन नंबर बी, नॉन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इन एनी ईयर। Option number C, profit earned from illegal sources and employed in business. Option number D, retaining the earnings of business for future expansion program. तो क्या होगा इसका राइट आंसर। आखिर प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता क्या है। What is प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड डिक्लेयर्ड बट नॉट क्लेम्ड बाय शेयर होल्डर्स। ऐसा डिविडेंड जो कि डिक्लेयर तो हो चुका है बट शेयर होल्डर्स के द्वारा क्लेम नहीं किया गया हो। नॉन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इन एनी ईयर, मतलब डिविडेंड को अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है किसी भी ईयर में। या फिर प्रॉफिट अर्न फ्रॉम इलीगल सोर्सेज एंड एम्प्लॉयड इन बिजनेस, यानी कि इलीगल सोर्सेज से प्रॉफिट अर्न किया गया हो और उसे बिजनेस में लगा दिया गया हो। या फिर ऑप्शन नंबर डी, रिटेनिंग द अर्निंग्स ऑफ बिजनेस फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन प्रोग्राम। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिटेनिंग द अर्निंग ऑफ बिजनेस फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन प्रोग्राम। तो प्लॉगिंग बैक ऑफ शेयर्स का मतलब होता है रिटेनिंग द अर्निंग्स ऑफ बिजनेस फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन प्रोग्राम। तो जो प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट होता है वो इंटरनल सोर्सेज से होता है। फॉर एग्जांपल कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, जैसे एग्जांपल है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जिसमें कि जो इंटायर शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है शेयर होल्डर्स को, पर क्या होता है कि उसका कुछ पार्ट्स को अलग से क्या रखा जाता है, केप्ट साइड रखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व एंड फंड, ताकि वो फ्यूचर में काम आ सके। जैसा कि हम लोग लास्ट क्वेश्चन में भी ये चीज़ देखे थे कि जो कंपनी का जितना भी कैपिटल होता है उसमें से वो क्या करता है, कुछ पार्ट को वो रिजर्व करके रखता है। क्या करके रखता है, रिजर्व करके रखता है, ताकि वाइंडिंग अप के टाइम पे उसको कॉल्ड अप किया जा सके। तो प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी एक तरह से वही होता है। ये
इंटरनल सोर्सेज होता है, मतलब क्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट जो है इंटरनल सोर्सेज के एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कि जो भी फाइनेंशियल मैनेजर्स होता है। तो उसी तरह से जैसे कैपिटल का हम लोग बात किए थे, सपोज कीजिए, ठीक है, कैपिटल का हम लोग बात किए, उसी तरह से प्रॉफिट में भी यहाँ पे चीज़ होता है कि जो प्रॉफिट होता है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, पूरा तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है शेयर होल्डर्स में, बल्कि क्या किया जाता है, कुछ पार्ट को रखा जाता है। और उसको किस फॉर्म में रखा जाता है, तो एज अ फॉर्म ऑफ रिजर्व या तो फिर फंड्स के फॉर्म में उसको रखा जाता है, ताकि फ्यूचर में कभी भी उसका नीड हो, कभी भी उसका ज़रूरत हो तो क्या हो, उसको यूज़ में लाया जा सके। क्योंकि जैसे हम लोग कैपिटल को यहाँ पे क्या किए थे, कुछ पार्ट को रखे थे रिजर्व के फॉर्म में, ताकि वाइंडिंग अप के समय में काम आ गया। उसी तरह से प्रॉफिट भी पूरी तरह से शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, बल्कि उसका भी कुछ पार्ट रखा जाता है, ताकि जब भी फ्यूचर में कंपनी को नीड हो तो उस समय में क्या हो सके, उस पैसे को यूज़ में लाया जा सके। क्लियर है? क्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता क्या है, मतलब कि फ्यूचर के लिए कुछ पैसे को बचा करके रखना इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व एंड फंड। जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट, ओवर कैपिटलाइजेशन कैन बी रिडीम्ड बाय रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, बाय इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ शेयर्स। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? जो ओवर कैपिटलाइजेशन है, मतलब कि जो कैपिटल है वो कंपनी के पास क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम लोग कैसे रिमेडाइट कर सकते हैं, कैसे उसका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बाय रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ऑप्शन नंबर बी बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, बाय इश्यू ऑफ बोनस शेयर, या फिर ऑप्शन नंबर डी बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ शेयर्स। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा बाय रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो जो प्रॉब्लम होता है ओवर कैपिटलाइजेशन का, उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं डिबेंचर को रिडीम करके। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा है तो मैंने वहाँ पे आप लोगों से पूछा था कि अंडर कैपिटलाइजेशन को कैसे सॉल्व करना है। अगर कंपनी के पास क्या है, कैपिटल का शॉर्टेज है, तो उस केस में कंपनी क्या कर सकता है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा है और आपको इसका आंसर अच्छा से पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके लास्ट वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया है कि अंडर कैपिटलाइजेशन से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओवर कैपिटलाइजेशन कैन बी रिमेडिड बाय रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? Option number A, realization account is credited when the assets are realized. Option number B, realization account is directly credited when unrecorded assets are realized. Option number C, when goodwill is given in the books of firm, then on dissolution of the firm, goodwill account is also transferred to the realization account. या फिर option number D, in case of gradual realization of assets, the cash will be distributed amongst the partner in their profit sharing ratio through their capitals and not in their profit sharing ratio. तो क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर इन अ सेंस कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होगा। आप लोगों को वो बताना है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट जो दिया गया है वो राइट है और एक स्टेटमेंट क्या है वो गलत है। तो आप लोगों को बताना है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि गलत है। रियलाइजेशन अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन दी एसेट्स आर रियलाइज्ड। तो हम लोग क्या करते हैं, जब एसेट्स को रिलीज करते हैं तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो ये क्या है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, रियलाइजेशन अकाउंट इज डायरेक्टली क्रेडिटेड व्हेन अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर रियलाइज्ड। तो जब हम लोग क्या करते हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रिलीज करते हैं तो उस समय जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो डायरेक्टली क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। When goodwill is given in the books of firm, then on dissolution of the firm, goodwill account is also transferred to realization account. तो जब क्या होता है, गुडविल जो है वो दिया रहता है बुक्स में फर्म का, तो जब डिसोल्यूशन होता है फर्म का तो उस केस में गुडविल अकाउंट जो है वो भी ट्रांसफ़र किया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो क्या स्टेटमेंट सही है या फिर गलत? तो ये जो स्टेटमेंट है, व्हेन गुडविल इज गिवन इन द बुक्स ऑफ फर्म देन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म गुडविल अकाउंट इज ऑल्सो ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इन केस ऑफ ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स द कैश विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू द कैपिटल्स आर नॉट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी, क्योंकि ऊपर का जो तीनों स्टेटमेंट था वो करेक्ट था और ये जो लास्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ प्रॉफिट आर 25% ऑफ सेलिंग प्राइस, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू कॉस्ट वुड बी 20%, 25%, 33.5% या फिर 30%। अगर मान लीजिए कि प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस का 25% है तो कॉस्ट क्या होगा, मतलब प्रॉफिट जो है उसका क्या परसेंटेज होगा कॉस्ट के कंपैरिजन। मतलब प्रॉफिट परसेंट आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है ऑन कॉस्ट। क्या करना है आपको, प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है ऑन कॉस्ट। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, 20%, 25%, 33% या फिर 30%। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो सपोज कीजिए मैं आपको सॉल्व करके देती हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों के पास 10 सेकंड है, आप लोग खुद से इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे। और मैं यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चंस करा रही हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो आप लोग बेफिक्र रहे इस चीज़ से। आप लोगों को सभी तरह के क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी यहाँ देखने को मिलेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलते रहे। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो सपोज कीजिए लेट जो सेल्स प्राइस है, क्या सेल्स प्राइस को हम लोग मान लेते हैं 100%। क्या मान लेते हैं 100%। और प्रॉफिट जो है वो हम लोग के पास कितना दिया हुआ है 25%। तो कॉस्ट या तो फिर परचेज़ कितना हो जाएगा हम लोगों के पास, 100 में से 25 माइनस करेंगे तो 75 हो जाएगा हम लोगों के पास कॉस्ट। तो प्रॉफिट परसेंट ऑन कॉस्ट कितना निकल जाएगा, प्रॉफिट परसेंट ऑन कॉस्ट हो जाएगा 25/75 इंटू 100। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हम लोग के पास आंसर आएगा, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 33/1/3%। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो आप अपने कॉपी में इसे सॉल्व कर लीजिए अगर आप लोग को नहीं आता है इसको सॉल्व करना तो। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि प्रॉफिट जो है वो 25% है सेलिंग प्राइस का, तो आप लोगों को कैलकुलेट करना है प्रॉफिट परसेंट ऑन कॉस्ट। तो हम लोग सपोज कि सेल्स प्राइस को 100, प्रॉफिट को हम लोग दिया हुआ है 25%। तो कॉस्ट या तो फिर परचेज निकालना है तो 100 में से 25 को हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो हम लोगों के पास कितना आएगा 75 आएगा। फिर हम लोग को निकालना है प्रॉफिट परसेंट ऑन कॉस्ट। तो प्रॉफिट हम लोग के पास है 25%, ऑन कॉस्ट बोला निकालने के लिए, तो ऑन कॉस्ट है कितना 75। तो 75 से डिवाइड करेंगे। अब परसेंट निकालने के लिए हम लोग को पता है किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट सेल्स फॉर द होल ईयर इज ₹2,50,000 एंड द डेटर, स्पेलिंग रॉन्ग है, डेटर इज ₹50,000। डेली एवरेज ऑफ क्रेडिट सेल विल बी 60 डेज, 45 डेज, 42 डेज या 72 डेज। क्या होगा इसका राइट आंसर। नेट सेल्स फॉर द होल ईयर इज ₹2,50,000 एंड द डेटर इज ₹50,000। डेली एवरेज ऑफ क्रेडिट सेल विल बी, तो क्या होगा डेली एवरेज ऑफ क्रेडिट सेल। तो आप लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो आप लोगों के पास 10 सेकंड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आप लोग जल्दी से उसको खुद से सॉल्व करने का प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए इसको खुद से सॉल्व करने का, ताकि आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो सके। क्योंकि जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपको कितना आता है, आपको कितना और जानने का ज़रूरत है, या आपको किस टॉपिक में ज़्यादा डाउट है, कौन सा टॉपिक ऐसा है जो आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। तो ये सब के लिए ज़रूरी है कि आप लोग खुद से कोशिश कीजिए आंसर देने का। अब भले कमेंट में मत कीजिए, अपने पास लिख करके रखिए, कॉपी में लिखिए, कॉपी पेन लेके हमेशा बैठा कीजिए, जिससे क्या हो कि मेरा क्वेश्चन चले और आप अपने कॉपी में क्या करें उसका आंसर लिखे, जिससे कि आप लोगों को बाद में जब मिलाए मेरे साथ उस आंसर को तो आपको पता चल सके कि आप लोगों ने कितने आंसर सही दिए हैं और आपको कितना
ज़्यादा प्रॉब्लम है उस टॉपिक से रिलेटेड, या किस किस टॉपिक में आपको कितना डाउट है, आपको तभी पता चल पाएगा जब आप अपने दिए हुए आंसर्स को मेरे बताए हुए आंसर के साथ मैच करेंगे। तब आप लोगों को क्लियर होगा कि आपको कितना आता है, आप कितने ज़्यादा पानी में हैं। क्लियर? तो आप ज़रूर कॉपी पेन हमेशा लेकर के बैठा कीजिए। अब मेरे आंसर बताने के पहले खुद कोशिश कीजिए कि आप खुद से आंसर दे सकें। साथ ही अगर आप आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट जा रही हूँ, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि जब मैं क्वेश्चन बताऊं तो उसके बाद आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद से कोशिश कीजिए आंसर देने का। और जब आप खुद से एक बार आंसर दे दें तो उसके बाद आप वीडियो को वापस से क्या कीजिए, पॉज से हटाइए, प्ले कीजिए और फिर बाद में आंसर को मैच कीजिए। क्लियर है? तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो हम लोगों के पास क्या दिया हुआ है, नेट सेल्स दिया हुआ है कितना, 2,50,000। फिर हम लोगों के पास डेटर दिया हुआ है, डेटर कितना है, 50,000। ये दोनों चीज़ हम लोग को दिया हुआ है। और क्या निकालना है, एवरेज ऑफ क्रेडिट सेल हम लोगों को निकालना है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड, भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या है, इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है डेटर बाय नेट सेल्स इनटू, यहाँ पे हम लोगों के बाद क्या है, पूरा होल ईयर के लिए पूछा है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेटर हम लोग के पास है 50,000 रुपीज़, नेट सेल्स है हम लोग के पास 2,50,000 रुपीज़, और ये मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को 365 डेज से हम लोगों को क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 365। तो अब आप लोग क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। तो ये आप लोग के पास निकल के आएगा 50,000 बाय 2,50,000 इंटू 365। तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 73 डेज, जो कि आपके ऑप्शंस में जाहिर से बात है यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, पर अप्रॉक्स यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 72 डेज यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आप लोग ये काम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग के पास नहीं दिया है तो 73 डेज निकल के आ रहा है, इसको कैलकुलेट करने से आप उस जगह पे 72 डेज मार्क कर सकते हैं अगर आपके पास यही ऑप्शन दिया हुआ है तो। क्योंकि एग्जामिनेशन में ये पीजीटी में ऑलरेडी पूछा गया है, पीजीटी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ पे ऑप्शंस आप लोगों को नहीं दिया गया था 73 डेज़ का, पर इसका राइट आंसर निकल गया था 73 डेज़। तो आप लोग उस केस में 72 डेज़ भी मार्क करेंगे तो आपका ये आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका फॉर्मूला क्या है, डेटर बाय नेट सेल्स इंटू 365 करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जिसका राइट आंसर हो जाएगा 72 डेज़, यानी ऑप्शन नंबर डी पर। याद रखिएगा इसका राइट आंसर कितना है, 73 डेज़। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, a manager is paid 5% commission on the net profit. After charging such commission, the gross profit of the firm is rupees 40,000 and the selling expense is rupees 29,500. His commission will be 1,050, 2,100, 500 या फिर 1,000। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, A manager is paid 5% commission on the net profit. After charging such commission, the gross profit of the firm is rupees 40,000 and the selling expense is rupees 29,500. His commission will be, तो क्या होगा उसका कमीशन। तो जो मैनेजर है उसको क्या दिया जाता है, 5% कमीशन दिया जाता है नेट प्रॉफिट में, और उसको चार्ज करने के बाद, उस तरह का कमीशन को चार्ज करने के बाद जो ग्रॉस प्रॉफिट है फर्म का वो है रुपीज़ 40,000, और जो सेलिंग एक्सपेंस है वो कितना है, सेलिंग एक्सपेंस है 29,500। तो आप लोगों को ये बताना है कि मैनेजर का कमीशन कितना होगा, आप लोगों को इस चीज़ को सॉल्व करना है। तो आप लोग के पास 10 सेकंड का टाइम है, आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व करिए। रेट ऑफ कमीशन यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 5% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हम लोगों के पास, 40,000 है, और हम लोगों के पास क्या दिया हुआ है, सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है 29,500। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, नेट प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट निकालना है। तो नेट प्रॉफिट कैसे निकलेंगे, 40,000 को और 29,500 को माइनस कर देंगे 40,000 में से, तो हम लोग के पास निकलेगा कितना, 10,500। तो ये हम लोग के पास क्या निकल के आ गया, ये हम लोग के पास नेट प्रॉफिट निकल के आ गया। देखिए नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 40,000, जो कि क्या है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है फर्म का।
फिर हम लोग उसमें माइनस करेंगे जो हम लोगों का सेलिंग एक्सपेंस है यानी कि 29,500। तो इसको सॉल्व करके हम लोग के पास आता है 10,500। अब मैनेजर का कमीशन को हम लोगों को निकालना है। तो मैनेजर का कमीशन इज इक्वल टू क्या होगा, मैनेजर कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। तो रेट ऑफ कमीशन हम लोग के पास कितना है, 5% है। नेट प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट कर ही लिए। नेट प्रॉफिट है कितना, 10,500। रेट ऑफ कमीशन है 5, यहाँ पे भी रेट ऑफ कमीशन है 5। तो इसको फिर हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम लोग के पास क्या निकल के आया था, 10,500 इंटू 100, सॉरी ये हम लोग के पास निकल के आया था इंटू 5% था रेट ऑफ कमीशन इंटू 100 प्लस 5। तो ये कितना हो जाएगा, 10500 इंटू 5, और इसको ऐड करेंगे तो 105 आएगा। तो 105 कितना टाइम्स, 100 टाइम्स में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 500। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो होगा इसका राइट आंसर। चलिए एक बार मैं आपको और सॉल्व करके बताती हूँ। जैसे नेट प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले, और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से सेलिंग एक्सपेंस को माइनस करके। तो ये हम लोग के पास निकल के आता है 10,500। अब हम लोग को निकालना है मैनेजर का कमीशन। तो मैनेजर का कमीशन निकालना है नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन जो कि 5% दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन जो कि फिर से हम लोग का क्या है, 5 ही है। तो हो जाएगा 10,500 इंटू 5/105। तो ये कट जाएगा 100 टाइम्स में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 500। क्लियर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 500 रुपीज़। तो क्लियर है इतना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, यूज़फुल हेल्पफुल लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द जनरल मैनेजर इज entitled टू कमीशन ऑफ 10% on net profit after charging the commission of works manager. The work manager is entitled to a commission of 5% on the net profit after charging the commission of general manager. The profit before charging any commission is rupees 7,000. The commission of the work manager to the nearest rupee will be 321, 304, 337 या 339। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। The general manager is entitled to a commission of 10% on net profit after charging the commission of work manager. तो जो जनरल मैनेजर है उसको क्या हुआ, इंटाइटल्ड है वो कितना, 10% कमीशन में नेट प्रॉफिट पे कमीशन, कौन सा मतलब जो कमीशन है उसको क्या किया, वो चार्ज कर लिया। उसके बाद जो 10% है उसका नेट प्रॉफिट पे उसको मिला है। तो जनरल मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग दी कमीशन टू वर्क मैनेजर। मतलब जो वर्क मैनेजर है उसको हम लोग जो कमीशन दे दिए, ठीक है, उसके बाद जो हम लोगों का नेट प्रॉफिट निकल के आता है उसका 10% कमीशन किसको जाता है, उसका 10% कमीशन जाता है जनरल मैनेजर को। दी वर्क्स मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशन टू द जनरल मैनेजर। तो जो वर्क मैनेजर है उसको कितना कमीशन मिला, तो जो जनरल मैनेजर है उसको कमीशन देने के बाद जो हम लोगों के पास नेट प्रॉफिट बचता है उसका 5% जो है वो कमीशन मिला है वर्क मैनेजर को। द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन इज रुपीज़ 7,000। तो जो प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन वो है रुपीज़ 7,000। द कमीशन ऑफ वर्क मैनेजर टू द नियरेस्ट रुपी विल बी। तो जो कमीशन है वर्क मैनेजर का वो कितना होगा, आप लोगों को यहाँ पे अप्रॉक्स बताना है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का अप्रॉक्स निकलेगा या फिर आसपास ही निकलेगा, क्योंकि आप लोग को नियरेस्ट पूछ रहा है, जिससे आप लोगों को आइडिया लग जाना चाहिए कि आपका एक्यूरेट आंसर यहाँ पे निकल के नहीं आएगा। तो चलिए आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। आप लोगों के पास इसके लिए है 10 सेकेंड्स का टाइम। आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी खुद से सॉल्व करने का कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को इसका आंसर सॉल्व करके बताती हूँ। तो आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है, तो जो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों के पास दिया हुआ है प्रॉफिट, क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर चार्जिंग यानी कमीशन जो है 7,000 रुपीज़। उसके बाद क्या है, 5% किसको मिला है, वर्क मैनेजर को मिला है। रेट ऑफ जो कमीशन है वो कितना है, 5% है। क्लियर। फिर यहाँ पे रेट ऑफ कमीशन कितना है, 10% और यहाँ पे है 5। मतलब यहाँ पे सॉल्व आपको ऐसे करना है कि जो कमीशन है, रेट ऑफ कमीशन जो है
सबसे पहले आप लोगों को लिखना है कि वर्क मैनेजर को कितना मिला, वो आप लोगों का ऊपर चला जाएगा। साथ ही साथ में नीचे हम लोग दोनों का कमीशन लिखेंगे, जो वर्क मैनेजर को मिला उसका भी और जो जनरल मैनेजर को मिला है उसको भी हम लोग नीचे लिखेंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7000 × 5 बाय 115 ये निकल के आएगा। तो इसको आप लोग अगर सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा 304.34, मतलब 304.34, जो कि है 304 के नियरेस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप लोग को देखना है यहाँ पर दिया हुआ था प्रॉफिट जो कि है 7000 रुपीज़ बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। और फिर आप लोगों को जो फॉर्मूला मैंने लास्ट में क्वेश्चन में बताया था कि आप लोगों को क्या करना है, नेट प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। ये फॉर्मूला को पुट करके आप लोगों को ये क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व करना था। हाँ, एक कन्फ्यूज़न आप लोगों को हो सकता है कि आप लोग रेट ऑफ कमीशन कितना लें। तो जो ऊपर में हम लोग लिखते हैं यहाँ पे हम लोग सिर्फ लिखेंगे जो वर्क मैनेजर को कमीशन दिया जाता है वो, और साथ ही हम लोग नीचे क्या करेंगे, नीचे जनरल मैनेजर को भी कमीशन लिखेंगे और वर्क मैनेजर को जो कमीशन दिया गया था उसको भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 304। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन 2 or more firm merge then the process is known as amalgamation, merge, reconstruction या none of the above। जब 2 या 2 से ज़्यादा फर्म मर्ज करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अमेलगमेशन बोलते हैं, मर्ज बोलते हैं, रिकन्स्ट्रक्शन बोलते हैं, या फिर इनमें से कुछ नहीं होगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेलगमेशन। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा फर्म मर्ज करते हैं तो उस प्रोसेस को अमेलगमेशन बोलते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम लोग बोल सकते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा फर्म्स क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जा रहे हैं और एक कंप्लीट नया एंटिटी बनता है। क्या बनता है, कंप्लीट नया एंटिटी बन के आता है, जिसको कि हम लोग, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अमेलगमेशन बोलते हैं। क्योंकि मान लीजिए 2 कंपनी है, कंपनी ए और बी, जब ये 2 कंपनी मर्ज करेंगे तो जाहिर सा बात है एक नया कंपनी ही फॉर्म होगा जो कि है सी। तो इसका क्या है, नया आइडेंटिटी बन के आता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अमेलगमेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक reconciliation statement is prepared to obtain deposits during the year. Option number B, to obtain drawing during the year. Option number C, to obtain actual bank balance, या option number D, to find profit of the organization। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है उसको क्यों प्रिपेयर किया जाता है, आखिर क्या पर्पस है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का, ताकि हम लोग क्या कर सके, टू ऑब्टेन डिपॉजिट्स ड्यूरिंग द ईयर, मतलब डिपॉजिट को ऑब्टेन करने के लिए पूरे साल के दौरान, या ऑप्शन नंबर बी, टू ऑब्टेन ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ड्राइंग्स को ऑब्टेन करने के लिए, या ऑप्शन नंबर सी, टू ऑब्टेन एक्चुअल बैंक बैलेंस, या ऑप्शन नंबर डी, टू फाइंड प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कितना प्रॉफिट हुआ वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो जैसा कि आप लोग नाम से ही समझ में आ रहा है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, यहाँ पे आप लोगों को क्या बोला जा रहा है, बैंक। तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हम लोग क्यों बनाते हैं, तो आप लोगों को इससे भी आइडिया लग जाना चाहिए कि हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग ऑब्टेन कर सके एक्चुअल बैंक बैलेंस को। तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, बैंक के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है ताकि हम लोग एक्चुअल जो भी बैलेंस है बैंक अकाउंट का ड्यूरिंग द ईयर उसको ऑब्टेन कर सके। और ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि प्रिपेयर किया जाता है जिससे कि हम लोग रिकन्साइल कर सके जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं, मतलब जो बैलेंस है एज पर कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक का, उसमें जो भी तरह का हम लोग का डिफरेंस आता है उसको क्या करने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसको रिकन्साइल करने के लिए हम लोग बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, ताकि हम लोग बैंक बैलेंस को ऑब्टेन कर सके कि हम लोगों का बैंक बैलेंस कितना है, और साथ ही साथ ये इसलिए प्रिपेयर किया जाता है ताकि हम लोग रिकन्साइल कर सके जो भी डिफरेंसेस होते हैं बैलेंस के एज पर कैश बुक का बैंक कॉलम का और पासबुक का किसी भी पर्टिकुलर डेट के लिए। क्लियर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये नेक्स्ट है आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को होमवर्क करना है। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट फ्रॉम एक्चुअल एक्सपेंसेस इंकर्ड इज टर्म्ड एज डायरेक्ट कॉस्टिंग, इनडायरेक्ट कॉस्टिंग, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, वो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, पर कोशिश कीजिए आप लोग इसको खुद से सॉल्व करने का। तो आज के लिए बस इतना ही। किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।